Hello friends, welcome back. Now we are going to start part 5, that is the dater method. Hopefully आप stock and dater method अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं और नहीं किया है तो प्लीज़ उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसको समझने के लिए dater method को stock and dater method का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो मैंने आपको stock and dater method का ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर अकाउंट बना के दे रखा है। ऐसा क्यों? देखिए, डेटर मेथड कुछ नहीं है। डेटर मेथड के अंदर एक्चुअली जो आपने स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर किया है उसकी हम समरी तैयार करते हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है डेटर मेथड क्या है, इट प्रोवाइड्स द समरी ऑफ स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब कैसे? आपको याद है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, गुड्स इनटू ब्रांच, ठीक है। इसके बाद अगर हमने कैश सेल करी, क्रेडिट सेल करी, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, गुड्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स ने गुड्स वापस कर दिए, यहाँ क्या आता था और सरप्लस, यही करते थे हम उसके अंदर। इसके बाद डेटर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, जो भी क्रेडिट सेल हुई उधर स्टॉक कम होता था, इधर डेटर बढ़ता था। ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस, बैड डेट डिस्काउंट, क्लोजिंग बैलेंस। फिर आपका ब्रांच कैश ऐसे ही था, ओपनिंग बैलेंस, जितना भी कैश सेल करके आया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को कैश भेजा, ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को भेजा, ब्रांच एक्सपेंसेस जितने पे हुए, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस जिसमें एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच इन कैश, बैड डेट्स वगैरह, ये P&L में जाते थे। और ब्रांच एडजस्टमेंट आपको याद होगा थर्ड पार्ट में, ओपनिंग स्टॉक पे गुड्स रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, गुड्स इनटू ब्रांच पे लोडिंग, फिर इधर अपना क्लोजिंग स्टॉक पे एबनॉर्मल लॉस का सिर्फ प्रॉफिट लेते थे। क्यों लेते थे वो भी बता दिया था, क्योंकि डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करता। गुड नॉर्मल लॉस दोनों लेते हैं, प्रॉफिट भी और कॉस्ट भी, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब एक्चुअली अगर ये सारे अकाउंट्स हम एक ही अकाउंट के अंदर बना दें, अगर ये सारे अकाउंट्स हम सिंगल अकाउंट के अंदर बना दें, तो वो आपका डेटर मेथड है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिए, मैं एक एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ। ये सारे अकाउंट्स हैं, एक ही अकाउंट में हमें बस करने और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप देखो आपके पास क्या है, मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस। आप समझो ये मैं एक सिंगल अकाउंट में सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। मैंने लिखा बैलेंस BT स्टॉक, आपको और कुछ नहीं देखना, समझ में ही बात। आप बेशक सिर्फ नोट डाउन कर लो इसको पहले एक बार, फिर आप समझ लो। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, गुड्स इनटू ब्रांच, गुड्स इनटू ब्रांच ऑन डेबिट साइड। मैंने क्या किया, आप देखो गुड्स इनटू ब्रांच, मैं कुछ नहीं करूँगा, सारी चीज़ें एक सिंगल अकाउंट में लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो, आपको क्या दिख रहा है, कैश सेल, दैट इज ब्रांच कैश। देखो अब मैं ये ब्रांच कैश, मैंने क्या बोला, जितने अकाउंट्स हैं वो सारे एक ही उसमें जाएंगे। अगर मैं ब्रांच कैश यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रेडिट साइड है, मैं यहाँ पर जाकर सपोज ये जो ब्रांच अकाउंट है, अभी इसमें नहीं लिखा हुआ, बट सपोज इस ब्रांच अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड लिख देता हूँ ब्रांच कैश। एक बार के लिए मैंने लिख दिया आपके कहने पे, ठीक है। तो आप देखो, जब मैं आगे कैश अकाउंट बनाऊंगा ब्रांच कैश, उसकी यहाँ पोस्टिंग हो रखी है ब्रांच स्टॉक के नाम पर। भाई एक बात बताओ, ये जो आपका ब्रांच कैश है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश सेल्स, यस और नो, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ब्रांच कैश बढ़ गया, उसमें क्रेडिट हुआ, इसमें डेबिट हुआ। अब ये पांचों अकाउंट्स एक सिंगल अकाउंट में जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ ब्रांच कैश उसके हिसाब से, ब्रांच स्टॉक के हिसाब से क्रेडिट साइड ब्रांच कैश लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ जब ब्रांच कैश अकाउंट इसमें मर्ज होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, आप समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें कैंसिल ही तो हो रही है एक सिंगल अकाउंट के अंदर, एक डेबिट में जाके और एक क्रेडिट में। तो ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट के अंदर जा रही हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर, वो सारी की सारी ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि ब्रांच अकाउंट क्या कर रहा है, पांचों अकाउंट्स को समराइज कर रहा है एक सिंगल अकाउंट में। अगर एक चीज़ एक अकाउंट में डेबिट हुई है और दूसरों में क्रेडिट हुई है और अब वो मर्ज होंगे, तो अगर आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा तो एक ही अकाउंट में वही चीज़ डेबिट वही चीज़ क्रेडिट, आप समझ रहे हो, तो वो म्यूचुअल चीज़ क्या हो रही है, कैंसिल।
अगर आप देखोगे तो इस अकाउंट के अंदर सारी वो चीज़ें आती हैं जो यूनिक हैं। यूनिक है मतलब जो एक ही अकाउंट में रहती हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर स्टॉक एंड डेटर मेथड में ट्रांसफ़र नहीं होती। आप देखो क्या मैंने इसमें कहीं पर, ये जैसे ब्रांच कैश है, ये यहाँ आपका ट्रांसफ़र होता है, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कहीं पे भी आपको क्रेडिट साइड ब्रांच कैश नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद अगर आप बात करो सेम वे ब्रांच डेटर्स की, अब ब्रांच डेटर यहाँ से क्रेडिट सेल हुई और यहाँ पर आपके डेटर्स बढ़ गए, तो आप देखोगे ये भी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, ये उसका पार्ट नहीं होगा। तो कौन सी ट्रांजैक्शंस पार्ट नहीं होंगी वो मैं ऐसे कट कर देता हूँ, ये नहीं आएगा क्योंकि ये कट हो गया इसके साथ, ठीक है। फिर ऐसे ही ये ब्रांच डेटर यहाँ पे कट हो गया इसके साथ, ठीक है। अच्छा एबनॉर्मल लॉस, अभी रुक जाओ, नॉर्मल लॉस यहाँ पर है किस पर, इनवॉइस प्राइस पर, जो कि यहाँ पर देखो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट आपस में क्या हो गए, कट हो गए। सिर्फ आप कट करो अभी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो जैसे ये ब्रांच डेटर है, ब्रांच गुड्स रिटर्न जो हुए वो यहाँ पर लिखना भूल गया मैं बेटा, लिख देता हूँ ब्रांच स्टॉक। हाँ जी, ये गुड्स अगर रिटर्न होते हैं तो उधर डेटर कम होते हैं, इधर स्टॉक बढ़ता है, तो ये भी आपस में कट गया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर आती है, ब्रांच कैश अकाउंट में जाता है और ये इस तरह ब्रांच डेटर के नाम से। तो जितने कॉमन अकाउंट है आप उनको सिर्फ एक बार काटो। फिर इधर आप देखो अगर ब्रांच एक्सपेंस बेड डेट डिस्काउंट ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर कट हो रहा है। सेम वे ब्रांच एक्सपेंस में ये ब्रांच कैश है जो कि इधर ब्रांच एक्सपेंस के नाम से होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो ये सरप्लस इधर ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से है जो कि इधर जाके ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जितने अकाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सारे आप कट कर दो। हो चुके कट, कुछ बचा है एबनॉर्मल लॉस। अब देखो यहाँ एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक ये होता है इनवॉइस प्राइस, जबकि यहाँ पर जो जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाला पोर्शन जाता है। तो मतलब कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस डेबिट हुआ है प्रॉफिट, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है इनवॉइस प्राइस, जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, कॉस्ट भी है और साथ में क्या है आपका प्रॉफिट भी है। अब प्रॉफिट पोर्शन कैंसिल हो चुका क्योंकि वो डेबिट साइड भी गया है, तो बचा गया सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट वाला पोर्शन, हाँ या ना, यही हुआ। तो अब देखिए जरा, अब सारी चीज़ें अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर इसका ओपनिंग बैलेंस बचा, ये ओपनिंग बैलेंस बचा ब्रांच डेटर का, और इधर बचा ब्रांच कैश का। ये तीन ओपनिंग बैलेंसेस बचे। आप देखिए तीनों ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ दिखेंगे, स्टॉक का भी, डेटर का भी, कैश का भी। इसके बाद इस अकाउंट में क्या बचा, गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है, और इधर एबनॉर्मल लॉस की सिर्फ कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस की क्या बची है, कॉस्ट। तो आप इधर देखो ब्रांच अकाउंट के अंदर जो मैंने डाला वो क्या डाला, गुड्स एंड टू ब्रांच, और एबनॉर्मल लॉस की सिर्फ और सिर्फ स्पेशल हाईलाइट करके लिखा कॉस्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें गुड्स एंड टू ब्रांच, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर गुड्स एंड टू ब्रांच लिखा क्रेडिट के अंदर, ठीक है। इसके बाद और क्या बचा, देखो एक एक चीज़ आराम से, हम बैलेंस सीडी, वो बैलेंस सीडी अभी सारे इकट्ठे दिखा दूंगा आपको, बैलेंस सीडी, इसका बैलेंस सीडी, और कुछ तो नहीं है, और आपका इसका बैलेंस सीडी। तो आप देख सकते हो तीनों बैलेंस सीडी आपके पास स्टॉक, डेटर और कैश के अपीयर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर आप देखें स्टॉक रिजर्व, यहाँ पर लोडिंग और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो आप देखो वो चीज़ें आपको यहाँ भी दिख रही होंगी, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और ये लोडिंग में लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, आपका लोडिंग वाला है। तो ये इधर आपका क्या बचा, लोडिंग वाली बात, ठीक है। और इधर आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक पे जो बचा था। फिर आप देख सकते हैं ब्रांच कैश में इधर कैश बचा और उधर भी कैश बचा, कैश बचा। ये कैश कौन सा है बताओ, याद है आपको, दिस इज कैश
sent by branch to HO, और this is cash sent by HO to branch। यही है। आप ये देखो, ये दोनों कैश अकाउंट भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कैश, और यहाँ भी क्या लिख दिया है, कैश। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें मैच हो चुकी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। ठीक है, P&L हम इसके अंदर नहीं लेते, मैंने आपको बताया ये समरी है सिर्फ ब्रांच एडजस्टमेंट तक की। तो आपके पास जो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर बचेगी दैट विल बी जनरल P&L। तो देखो रटने के तो बहुत तरीके हैं, आप जैसे मर्जी रट लो इसको, बट मैंने आपको बता दिया इट्स अ समरी। जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी आप कैंसिल आउट करते चले जाओ। बात समझ में आ गई? म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स कैंसिल होती चली जाएंगी, उसके बाद आपका सब कुछ इसमें आएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जब आप स्टॉक इस मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है आपको एक दो चीज़ें और दिखाई दे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई और अदर एसेट दिखाई दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर वगैरह, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ओपनिंग में डाल दो। हो सकता है आपको लायबिलिटीज़ दिखाई दे, तो आप यहाँ उसकी बैलेंस PD कर दोगे लायबिलिटी का, अगर दिखाई देता है तो कोई भी। ठीक है, और यहाँ पर उसका बैलेंस CD, अगर कुछ ऐसा है तो ख़त्म आपका। अब आपको रटना है, अब रट लो। बट अगर आप मेरे साथ स्टॉक एंड डेटर मेथड पढ़ के आ रहे हो, आई बिलीव इन दिस फैक्ट कि आपको लग रहा होगा इसके अंदर है क्या, कुछ भी तो नहीं है। आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल लॉस क्यों नहीं आता, और एबनॉर्मल लॉस जो है सिर्फ उसकी कॉस्ट पोर्शन को ही हम क्यों कंसिडर करते हैं। तो आपको सारी बातें इसके अंदर क्लियरली समझ में आती हैं। ठीक है जी, चलिए आप इसे एक बार फटाफट सारा का सारा बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, रटने के लिए अगर आप इसे रटना चाहोगे बहुत तरीके हैं, लेकिन आप इसे एक बार समझोगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब ध्यान से, इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और बताने चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये बन किसकी बुक्स में रहा है, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसको एक दूसरा जो देखने का तरीका हमने बना रखा है, मेन तो वो तरीका है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस में हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा मेथड है, डेटर। मतलब इसके अंदर हम कहते हैं हेड ऑफिस कंसिडर्स ब्रांच एज डेटर। और अगर वो ब्रांच को डेटर मानता है, ब्रांच को अगर वो डेटर मानता है, तो किसी भी चीज से ब्रांच, मतलब अगर कोई भी चीज, सीधी सी बात में, हेड ऑफिस से ब्रांच को जा रही है, हेड ऑफिस से किसको जा रही है, ब्रांच को। ठीक है, तो मतलब हेड ऑफिस दे रहा है किसको, ब्रांच को, तो एज ए डेटर वो ब्रांच का बैलेंस बढ़ाएगा, तो वो उसे डेबिट करेगा। और अगर ब्रांच टू हेड ऑफिस है तो वो उस चीज को क्या करेगा, क्रेडिट। अब आप देखो कैसे, मतलब ये थोड़ा सा रटने वाला तरीका ज़्यादा है, समझने वाला कम है। मैं आपको बस एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, फॉरवर्ड मत करना वीडियो। बैलेंस PD आपने सारे डाल दिए जो भी थे। अब अगर गुड्स डाल भेजे ब्रांच ने, सॉरी हेड ऑफिस ने ब्रांच को, गुड्स भेजे हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो ब्रांच का बैलेंस हेड ऑफिस की बुक्स में बढ़ गया, तो उसने कर दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने कैश भेजा किसको, ब्रांच को, तो उसने यहाँ कर दिया कैश अकाउंट। समझ में आया? सेम वे गुड्स रिटर्न हुए तो यहाँ डाल दिया, कैश डाल दिया। अगर ये किसने भेजा है, ब्रांच टू HO। लेकिन मैं आपको बताऊं ये तरीका सिर्फ इन ट्रांजेक्शन्स तक तो ठीक है। अब व्हाट अबाउट स्टॉक रिजर्व लोडिंग वगैरह, वहीं आपका फेल। तो मैं आपको इसीलिए ये मेथड करने, तरीका, ये एक्सप्लेनेशन अवॉइड करूंगा कि आप इसको ना देखें और आपको उस तरीके से ही चीज़ों को देखें। ठीक है, बस इसमें एक दो चीज़ और जोड़ लेना। दिस इज कैश अकाउंट, कैश सेंट बाय ब्रांच टू HO, जो ब्रांच ने HO को भेजा। दिस इज कैश सेंट बाय HO टू ब्रांच। ठीक है जी,
इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए सारी चीज़ें, फिर मैं आपके साथ इसके ऊपर एक क्वेश्चन कवर अप करता हूँ फास्ट। सो फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश सेल, क्रेडिट सेल, अमाउंट पेड बाय डेटर, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एक्सपेंडेड पेड बाय एचओ। क्लोजिंग कैश गिवन है, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, और आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है। देखिए, ब्रांच अकाउंट बनाते हुए सारे जितने भी स्टॉक एंड डेटर के अकाउंट है, स्पेसिफिकली ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ये 3 अकाउंट्स तो आपको हमेशा वर्किंग नोट में बनाने ही हैं। तो बेशक आप यहाँ पर एक फॉर्मेट खींच लो ब्रांच अकाउंट का, आपने एक फॉर्मेट खींच लिया, बट उससे पहले आप दूसरे अकाउंट्स वर्किंग नोट में बनाना शुरू कर देंगे एक एक करके। या चलिए इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, अगले पेज पे लेता हूँ। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये तो आपको बनाना ही बनाना है वर्किंग नोट में। ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखें, आपके पास कितना है, 10,000 रुपीज। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, 1,50,000। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स 25,000 और क्रेडिट सेल आपकी 1,80,000। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आप देखेंगे 10,000, नॉर्मल लॉस 8,000। इसके बाद और कुछ ऐसा जो इस अकाउंट में नहीं, तो जो भी इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर बचेगी दैट विल बी बैलेंस सीडी होनी चाहिए, बट वो मुझे यहाँ दिख नहीं रही। इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप क्वेश्चन में प्लीज, ये 250 ले लीजिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बन गया शायद, प्लीज मेक इट 250। हाँ जी, तो अगर आपका जो यहाँ बचेगा दैट विल बी बैलेंस सीडी एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना बच रहा है, 260 यहाँ पर है, 190, 215, 223। जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आया वो कितना आया, 37,000। समझ में आई बात। इसके बाद हम बनाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,000। अपोजिट पोस्टिंग ब्रांच स्टॉक से कितनी आएगी बेटा, 1,80,000। कैश दिया इन्होंने, कैश पेड बाय डेटर्स कितना था, 120। इसके अलावा इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। दिस इज 67,000। समझ में आई मैं। इसके बाद ब्रांच कैश अकाउंट, 3 अकाउंट हमेशा आपको बनाने हैं, उसके बाद आपको कोई चीज सोचनी है। ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल करके पैसा आया, डेटर से पैसा आया,
कितना कितना है सारा, डेटर से 1,20 आया और कैश सेल से 25,000 आया। और ओपनिंग कैश कितना है आपके पास, 5,000। समझ में आई बात। अब इसमें एक चीज़ है, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, ये आपका ब्रांच एक्सपेंस में आएगा, इसमें तो कुछ नहीं है। और कुछ क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश का 25,000, बैलेंस सीटी 25,000। अब देखिए इसमें जो बैलेंसिंग फिगर बची, इसको हम लेंगे यहाँ कैश अकाउंट, कि वो कैश जो रिमिट किया ब्रांच ने हेड ऑफिस को। देखो यहाँ पर अब दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे किए या कैश भेज दिया किसको, हेड ऑफिस को। एक्सपेंसेस जो है ब्रांच के वो डायरेक्टली कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस पे कर रहा है। तो बेटर है कि हम एजम्पशन क्या लें कि यहाँ पर ये जो कैश अकाउंट बना, दिस इज दिस इज कैश सेंट बाय ब्रांच टू एचओ। तो आप इसे निकालेंगे 130, ये सॉरी आपका कितना आता है 150, इसमें 25 ही है, तो ये आपकी फिगर बची 1,25,000। बात समझ में है। इसके बाद अब हम ब्रांच अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे अपना। देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या क्या गिवन है, स्टॉक, डेटर, कैश, फर्नीचर, चारों चीजें हैं। 10, 5, 7, 20। 10, डेटर कितना था 7, 5, 20, ठीक है। अब आप सारी चीजें निकाल चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं आपको। गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना था, 2,50,000, ठीक है। कैश सेल, क्रेडिट सेल, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, सबकी क्रॉस एंट्रीज होती है। अमाउंट पेड बाय डेटर से भी हमें कोई मतलब नहीं है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसका कॉस्ट पोर्शन। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस कितना गिवन है, 10,000। उसने बोला है गुड्स आर इनवॉइस्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ध्यान से देखो, अगर लिखा हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है 20/100 ऑन कॉस्ट। यस और नो। अब एक बात बताओ, इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि 100 रुपये की कॉस्ट है तो 20 रुपये का प्रॉफिट है। भाई 100 की कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितने का है, 20 का। तो एक बात बताओ, इनवॉइस प्राइस कितना होगा। अगर 100 की कॉस्ट है और 20 का प्रॉफिट है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 120। कैन आई राइट 20/120 ऑन इनवॉइस प्राइस। एक तरीका आपको समझ में आ रहा है, 20% ऑन कॉस्ट, 20/100 ऑन कॉस्ट। तो 100 रुपये की कॉस्ट है तो उसमें 20 का प्रॉफिट है। अब 100 की कॉस्ट और 20 का प्रॉफिट है, तो बात बताओ कैन आई से कि जो इनवॉइस प्राइस होगा वो 120 होगा। तो 20/120 ऑन इनवॉइस प्राइस। तो अब देखो एबनॉर्मल लॉस का मुझे यहाँ पे कॉस्ट पोर्शन लेना है, तो पहले मैं प्रॉफिट पोर्शन निकालूं, या मैं आपको एक तरीका और भी इसका सिखा सकता हूँ। ध्यान से देखिए, आपको जैसे गिवन है ना 20% ऑन कॉस्ट, तो आप क्या करो, कॉस्ट हो गई अगर आपकी 100, तो प्रॉफिट कितना रहा 20, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 120, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस में उसने बोला है हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। 10,000 रुपये जो है वो आपके लिए क्या है, इनवॉइस प्राइस है या कॉस्ट है। इनवॉइस प्राइस है क्योंकि गुड्स सारे इनवॉइस प्राइस पर है। तो देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, ये इनवॉइस प्राइस है ना 10,000, आप डिवाइड हमेशा सेम डिनोमिनेशन से करोगे। अगर ये इनवॉइस प्राइस है तो आप इसे डिवाइड भी किससे करोगे, इनवॉइस प्राइस से। और जो आपको निकालना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर प्रॉफिट निकालने हैं तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट से। अब सपोज आपको कॉस्ट निकालनी है तो आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ में, ये तरीके से आप 20/120 करके प्रॉफिट निकाल सकते थे, उसे फिर माइनस करते तो कॉस्ट आती। यहाँ पर क्या है, आपके पास कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, इनवॉइस प्राइस है 120। तो आप क्या करो, एबनॉर्मल लॉसेस ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस को इनवॉइस प्राइस से डिवाइड किया और जो मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे वो आपका हमेशा आंसर आएगा। ये ट्रिक आप सीख लो हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैं देखूँ कितना आ रहा है, 10,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100,
ये आपका आ रहा है 8,333। बात समझ में? अब सेम वे यहाँ पर मैंने लिखा स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक पे 10,000। अब ये भी इनवॉइस प्राइस है तो डिवाइड बाय 120 इंटू 20, ये भी सेम अमाउंट आएगा, कोइंसिडेंस। ठीक है, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसकी लोडिंग डालनी है 2.5 लाख का 20/120 41,667। ठीक है, फिर यहाँ पर कैश अकाउंट, ये क्या है, जो ये ऐप का हुआ था, दैट इज बेसिकली एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस की, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री बनती है इसकी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 10,000 10,000, यही एंट्री बनती है। तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री बनती है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देखो ब्रांच एक्सपेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, कैश। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में क्या होगा, ये डेबिट होगा। और हम ब्रांच एक्सपेंस तक की समरी बना रहे होते हैं, सारी ब्रांच एडजस्टमेंट तक की, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट कितने से, 10,000 रुपये से। समझ में आई बात? और वैसे भी आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप बेशक अपने इस फॉर्मेट में लिख लो, यहाँ जो कैश आता है, कैश सेंड बाय एचओ टू ब्रांच प्लस एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, पेड बाय एचओ। ठीक है जी, क्योंकि उसकी एंट्री होती है ब्रांच एक्सपेंस टू कैश, तो ब्रांच एक्सपेंस में वो चीज़ क्या होगी, आपकी डेबिट होगी। इसके बाद अगर आप देखें, जो ये भी हो गया, बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पर बच रही थी 1,25,000 रुपये, तो उसकी पोस्टिंग मैंने यहाँ पर कर दी कैश 1,25,000। दिस इज कैश सेंट बाय ब्रांच टू एचओ। ठीक है, फिर यहाँ पर आप स्टॉक रिजर्व डालोगे, किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। उसके लिए मुझे सारे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर एक बार लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से क्लोजिंग बैलेंस हैं, स्टॉक है, डेटर है, ये सब निकाल चुके हैं हमारे। कैश का गिवन था, यस और नो। स्टॉक का कितना था, 37,000, डेटर का 67,000, 37,000 67,000, और कैश का कितना आया था हमारे पास, 25,000 25,000। समझ में ही मन। स्टॉक रिजर्व हो गया यहाँ पर आपका। अब स्टॉक रिजर्व कितना निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका 37,000 है। अगेन वही तरीका, इनवॉइस प्राइस से डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट से इनटू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आता है, 37,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, 6167। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपके पास इस अकाउंट के अंदर, अच्छा, एक फर्नीचर का बैलेंस रह गया है। फर्नीचर का बैलेंस, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आपको कुछ भी गिवन नहीं है। चलिए मैं आपको दे देता हूँ, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, की फर्नीचर हमें 10% से डेप्रिशिएट करना है। क्वेश्चन में लिख लीजिए, तो 20,000 का फर्नीचर था, 10% से अगर डेप्रिशिएट करना है तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 20,000 10% माइनस करने के बाद 18,000। तो यहाँ आपका आ गया जनरल P&L अकाउंट। तो आप देखिए कितना आ रहा है, 10 + 7 + 5 + 20, 2,50,000, 10, 6,167, 8,333, 4,1,667, 1,25,000, 18, 37, 67, 25। तो ये आ गया आपका
22166 बैलेंसिंग फिगर। तो आप देखिए कुछ नहीं है, जब तक आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड की कमांड नहीं है आप इसको नहीं समझ सकते। स्टॉक एंड डेटर मेथड की कमांड है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमने वही सारे अकाउंट्स एक वर्किंग नोट की तरह तैयार किए और उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर उठा के फिगर्स अपनी पुट करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रांच अकाउंट के अंदर मोटा मोटा कुछ है ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, गुड सेंट उसकी लोडिंग, स्टॉक रिजर्व इसका स्टॉक रिजर्व, और दो कैश अकाउंट आने हैं जिसमें एक है कैश सेंट बाय ब्रांच टू एचओ और एक है कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। ठीक है, चलिए ये था आपका डिपेंडेंट ब्रांच।